जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि भारत में जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ कहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्यालय। क्या बोलते हैं? मुख्यालय। तो चलिए देखते हैं कि कौन जो पहले से स्टार्ट हम लोग करते हैं कि जो इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, कहाँ कहाँ पर है। पूर्वी हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिमी हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तरी हेडक्वार्टर कहाँ है, दक्षिणी हेडक्वार्टर कहाँ है, मिडिल हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्वी हेडक्वार्टर। कहाँ से? जैसे हम कमांड पूर्वी कमांड लिख देते हैं। पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी कमांड कहाँ पर है। उत्तरी कमांड। इसके बाद दक्षिणी कमांड देख लेंगे। दक्षिणी कमांड, मध्य कमांड, मध्य कमांड। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मध्य कमांड है, एक होता है दक्षिण पश्चिम कमांड। दक्षिणी पश्चिम कमांड, कमांड। एक होता है ट्रेनिंग कमांड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इंडियन आर्मी की देख लेते हैं, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का हम लोग देखेंगे, इसके बाद इंडियन नेवी की देख लेंगे। तो किसका ये है? इंडियन एयर बोल लीजिए। इंडियन आर्मी। तो देखिए जो पूर्वी कमांड है, जो पूर्वी कमांड है इंडियन आर्मी का, वो कहाँ पर है? तो वो है तुम्हारा कोलकाता है। कहाँ पर है? कोलकाता है। जो पूर्वी कमांड है कोलकाता है। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी कमांड हमारा कहाँ है। जो इंडियन आर्मी का जो पश्चिमी कमांड है, जो पश्चिमी कमांड है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़। जो पश्चिमी कमांड है, पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? तो चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब देखते हैं उत्तरी कमांड कहाँ है। जो इंडियन आर्मी की जो उत्तरी कमांड है ये कहाँ पर है? तो जो उत्तरी कमांड है तुम्हारा ये उधमपुर है। कहाँ पर है? उधमपुर। उधमपुर जो उत्तरी कमांड है। उसके बाद देखते हैं हम दक्षिणी कमांड देखते हैं। जो दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे है। पुणे कहाँ पर है? पुणे। तो आपका दक्षिणी कमांड है वो पुणे। अब देखते हैं जो मध्य कमांड है। जो मध्य कमांड है, मध्य कमांड देख लेते। जो मध्य कमांड आपका है ये लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। जो मध्य कमांड वहाँ लखनऊ। जो दक्षिणी पश्चिम कमांड वो कहाँ पर है? जो दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ पर है? तो जयपुर है। कहाँ पर है ये? जयपुर है। और जो ट्रेनिंग कमांड है, जो इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है? जो इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग वो शिमला में होती है। कहाँ पर? शिमला। इसका जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पर है? शिमला। तो हमने इंडियन आर्मी का देख लिया कि जो कमांड। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का देख लेते हैं। किसका? इंडियन एयरफोर्स का हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स का उसका जो हेडक्वार्टर जो कमांड है कहाँ कहाँ पर है। तो किसका हम लोग देखते हैं? इंडियन एयर फोर्स। हम इंडियन एयरफोर्स का देख लेते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड है वो कहाँ कहाँ पर है। जो इंडियन एयरफोर्स का कमांड है, जो इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड होता है देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो पूर्वी कमांड है, कौन सा? जो पूर्वी कमांड है, पूर्वी। जो इंडियन एयरफोर्स का जो पूर्वी कमांड है वो कहाँ पर है? तो जो पूर्वी कमांड है वो शिलांग है। कहाँ पर है? शिलांग है। अब देखिए जो पश्चिमी कमांड है,
जो पश्चिमी कमांड है, तो पश्चिमी कमांड कहाँ पर? न्यू दिल्ली। पश्चिमी कमांड, तो पश्चिमी कमांड कहाँ एयरफोर्स का है? तो जो पश्चिमी कमांड है आपका नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली। इसके बाद देखते हैं हम उत्तरी, इसका जो उत्तरी कमांड नहीं है, उत्तरी कमांड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो दक्षिणी कमांड है, जो इंडियन एयरफोर्स का जो दक्षिणी कमांड है वो कहाँ पर है? तो जो दक्षिणी कमांड है वो कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। कौन सा? दक्षिणी कमांड। जो दक्षिणी कमांड है वो कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, जो हमारा दक्षिणी कमांड है। अब देखते हैं जो इसका मध्य कमांड है, जो इसका मध्य कमांड वो कहाँ पर है? कौन सा? मध्य कमांड। मध्य कमांड। और कौन सा मध्य? इसके बाद देखेंगे ट्रेनिंग कमांड। इसका देखेंगे कहाँ पर? ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड। एक और इसका देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं? इसका जो मेंटेनेंस कमांड है, जो इसका जो मेंटेनेंस, जो इंडियन एयरफोर्स है, जो जहाजें हैं कहीं के वो मेंटेनेंस होती होगी, तो जो उसका मेंटेनेंस है, जो उसका जो, तो कहाँ पर है उसका भी देख लेते हैं। मेंटेनेंस कमांड। तो हम लोग चलिए देखते हैं जो मेंटेनेंस कमांड इसका कहाँ पर हुआ है? नागपुर है। कहाँ पर है वो? नाग। जो ट्रेनिंग कमांड इसका है वो बेंगलुरु है। जो इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पर है? तो बेंगलुरु है। कहाँ पर है? बेंगलुरु हो गया। अब देखिए इसका जो इसका मध्य कमांड है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद है। कहाँ पर है? इलाहाबाद। जो इसका मध्य कमांड है इलाहाबाद। एक और जो इसका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, जो कमांड है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण, जो दक्षिण पश्चिम इसका जो कमांड है जो है वो कहाँ पर है? वहां पर है, तो जो दक्षिण पश्चिम है वो गांधीनगर है। गांधीनगर। इसकी राजधानी है गुजरात की है। गांधीनगर इसका हेडक्वार्टर। तो हमने इंडियन आर्मी का देख लिया, इंडियन एयरफोर्स का देख लिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का सबसे आसान होता है इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी का होता है, देखो जिधर जल रहेगा, जहां जल रहेगा वहीं पे इंडियन नेवी भी रहेगी। इंडियन नेवी के जो कमांड को हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में कोई जल नहीं है तो ऊपर कोई कमांड नहीं रहेगा। नीचे ही जल, दक्षिण भारत और क्या जल ही है, तो जैसे हो गया अरब सागर हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया, तो उधर ही जो हमारी जो नेवी है उधर ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं जो हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ, जो तो इसका पूर्वी कमांड देखते हैं। कौन सा? पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड। और उसका पश्चिमी कमांड देख लेते हैं इसका। पश्चिमी कमांड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और कमांड है, कौन सा? वो दक्षिणी कमांड है। इसका तीन ही कमांड ही है। कौन सा है? दक्षिणी कमांड। चलिए देखिए जो इसका पूर्वी कमांड है, जो इसका पूर्वी कमांड है, और जो पश्चिमी कमांड है, और जो दक्षिणी कमांड है। इसका जो पूर्वी कमांड है वो कहाँ पर तो आपका है? तो है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। जो इसका पूर्वी कमांड है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। जो कि पश्चिमी कमांड इसका कहाँ पर है? तो मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई। और जो दक्षिणी कमांड इसका है, जो दक्षिणी कमांड है केरल के कोची में। कहाँ पर है? कोची। कोची। तो हमने सबका जो हेडक्वार्टर से मुख्यालय हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए जो इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई, जो इंडियन एयरफोर्स हो गई, तीनों का हमने कमांड बहुत ही अच्छे से देख लिया। देखो अब जो पूर्वी कमांड इंडियन आर्मी का, देखो जो कोलकाता में है उसको हम क्या करेंगे? उधर से चाइना हो गया या फिर म्यांमार हो गया, उसको हम
देख लेंगे। पूर्वी कमांड थे। जो पश्चिमी कमांड है वो चंडीगढ़, जो कि उधर पाकिस्तान पड़ता है, तो हमारा उधर कौन सा कमांड है? पश्चिमी उत्तर में उधमपुर पड़ जाता है, जो कि चाइना और मान लो पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जो बीएसएफ होती है, जो सीएसएफ होती है, जो आईटीबीपी होती है, जो असम राइफल वाले होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है, किन किन बॉर्डर पर ड्यूटी होती है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको हम दिशा के अनुसार देखेंगे कि कौन से राज्य किस दिशा में पड़ता है। दो दिशा के अनुसार भारत को 6 जोनों में बांटा गया। कितने? 6 जोनों में बांटा गया। पर हम लोग लिख लेते हैं दिशा के अनुसार अनुसार जो भारत के राज्य किन किन दिशा में पड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारत में 28 राज्य और 8 एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 राज्य और 28 केंद्र शासित। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित है। इसको 6 भागों में या 6 जोन में बांटा गया। कितने? 6 जोन में। जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 6 जोनों में बांटा गया। तो हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से राज्य। 6 जोनों का मतलब देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक मिडिल हो जाएगा, सेंट्रल भारत हो जाएगा। इसके बाद पूर्वोत्तर होता है। जो पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6। देखो, 4 तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, एक मिडिल ईस्ट 5 हो गया, एक मिडिल हो गया, और एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब पूर्वोत्तर राज्य हो गया। तो 6 जोन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से दिशा में वो आते हैं। अब देखो, इधर क्या है? पूरब, मैप के अनुसार। पश्चिम, ऊपर क्या है? उत्तर है। नीचे क्या है? दक्षिण है। तो ये 4 दिशा है। बीच में क्या है? मिडिल है। अब हम देखते हैं कि पूरब में कौन कौन से राज्य आते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट पूरब से ही करते हैं। इसके बाद मिडिल में देखेंगे, इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो पूरब में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले बिहार हो जाएगा। कौन? बिहार। बिहार से सटा कौन सा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। और एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये तुम्हारे 4 राज्य हैं जो कहाँ पर है? पूरब में। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अंडमान और निकोबार। जो निकोबार है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 राज्य है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 5 हो जाएगी। अब देखते हैं कि पश्चिम में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो पश्चिम में देख लो। तो पश्चिम में जो हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात। इसके बाद कौन सा आएगा? तो जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, और गोवा। और देखो, 4 राज्य इधर भी आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश इधर भी आते हैं। तो जो पूरब पश्चिम में दोनों ओर स्टेटों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर एक कौन सा? दमन एंड दीप, दमन एवं द्वीप, और दादरा नगर हवेली, और दादरा नगर हवेली। ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन से? तो इधर भी 4 राज्य हो गए प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखते हैं तुम्हारे उत्तर में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी पड़ते हैं। तो उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत को हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
उससे साधा उत्तराखंड हो जाएगा। फिर उत्तराखंड से सटा यूपी हो जाएगा। कौन सा? यूपी हो जाएगा। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यूपी। इसके बाद देखते हैं पंजाब हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा। तो ये 5 राज्य हो गए और कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर में। क्यों? उत्तर में क्या है? 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, एंड कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा और दिल्ली। ये तुम्हारे जो 4 राज्य हैं, ये कौन से? केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल संख्या इधर कितनी हो गई? 5 हो गई देशों के। 5 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो दक्षिण भारत में भी 5 राज्य आते हैं, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो तुम्हारे 5 राज्य हैं, जो 5 राज्य दक्षिण भारत में आते हैं। जब भी दक्षिण भारत का नाम लिया जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि वो 5 राज्य की बात हो रही है। दक्षिण भारत में कौन कौन से आते हैं? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जबकि 2 यूनियन टेरिटरी आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो कौन कौन से हुए? पुडुचेरी हो जाएगा और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो इधर भी कितनी संख्या हो गई? 5 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल संख्या 7 हो गई। अब मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो, 5 ऊपर है, 5 नीचे, 10 राज्य हो गए। और देखो 4 4 8 18 हो गए। अब 2 सेंट्रल भारत में कौन से हैं? 2 सेंट्रल भारत में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। एक एमपी हो जाएगा और दूसरा छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। ये जो 2 राज्य हैं वो सेंट्रल भारत में, कहाँ पर है? सेंट्रल भारत में है। आप लोग देख सकते हैं। देखो, 2 राज्य यहाँ पर हो गया, 2 राज्य यहाँ पर हो गया। पूर्व पश्चिम 8 हो गया, 8 2 10 और 5 ऊपर 15 हो गया, 5 नीचे 20 हो गया। और 8 जो राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं वो पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। तो वो 8 राज्य कौन कौन से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितनी है? 8 है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हम लोग 7 सिस्टर को देखते हैं। इसके बाद 7 सिस्टर हो जाएगा, 7 वो हो जाएंगी और एक कौन सा हो जाएगा? एक सिक्किम हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो पहले हम 7 सिस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये तुम्हारे 7 सिस्टर हो गए। नहीं, 7 सिस्टर हो गए, 7 सिस्टर हो गए। इसके बाद एक सिक्किम जोड़ दो, तो उसमें कौन सा पूर्वोत्तर राज्य वो हो जाएगा? कौन सा एक है? तो सिक्किम। पूछता है कभी काल कि जो 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो 7 सिस्टर में सिक्किम तुम्हारा नहीं आता है। कौन? ये सिक्किम नहीं आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्य हो गए। अब लो हम थोड़ा सा एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, भारत में जो 28 राज्य हैं, साथ साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन का कहने का मतलब कि 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल भारत। साथ ही साथ हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। तो 5 इधर हो गया, एक इधर हो गया, 6 तुम्हारे 6 जोन हो गए। तो अब देखते हैं कि 6 जोन में 6 जोन होते हैं, उसमें कितने पूर्व में कितने आते हैं? तो पूर्व में 4 राज्य आते हैं। पश्चिम में कितने राज्य आते हैं? तो पश्चिम में भी 4 आते हैं। दोनों ओर केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है दोनों ओर समान है।
पूरब में भी एक है, पश्चिम में भी एक है। तो पूरब में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो जो तुम्हारे पूरब में है, तो पूरब में बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य हो गए। एक यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से है वो? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो 5 हो गए। अब देखते हैं कि जो पश्चिम में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। 4 राज्य हो गए। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है? तो हो जाएगा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। पहले दोनों अलग था, लेकिन दोनों को एक में कर दिया गया, तो सम्मिलित हो गया। अब देखते हैं जो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और हरियाणा। 5 राज्य हो गए। और साथ में इसे यहाँ पर क्या है? 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ऊपर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो जगह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हो गए। साथ में नीचे कितने दक्षिण भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं? एक पुडुचेरी है और एक कौन सा? एक लक्षद्वीप। तो हम 4 स्टेट देख लिए। अब देखते हैं कि जो सेंट्रल भारत में कौन से राज्य थे। तो सेंट्रल भारत में एक मध्य प्रदेश आता है और एक छत्तीसगढ़ आता है। तो 2 राज्य है। अब पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से 7 सिस्टर आ जाएंगी? एक सिक्किम आ जाएगा। तो 7 सिस्टर में कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और हो जाएगा तुम्हारा एक मेघालय। 7 सिस्टर हो गए। साथ में एक कौन सा है? तो एक तुम्हारा हो जाएगा सिक्किम। हम लोग आज इतना देख लिए। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं टैक्सेस, कि हम लोग किस वस्तु पर कितना टैक्स पे करते हैं और कैसे टैक्स को निकालें। कैसे जाने कि हम लोग किसी वस्तु पर, जैसे मार्केट है तो हम उस पर कितना टैक्स पे किए, मोबाइल खरीद रहे हैं तो हम उस पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदे हैं तो हम कितना टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स का कलेक्शन करती है। अब देखते हैं जैसे कि जो टैक्स के दायरा वो 5 ही प्रकार के होते हैं। जैसे 0% टैक्स होता है, 5% टैक्स होता है, 12% टैक्स होता है और 18% टैक्स होता है और 28% टैक्स होता है। तो हम लोग देखते हैं जो 0% टैक्स होता है किन किन वस्तुओं पर लगता है। 5% जो टैक्स होता है किन किन वस्तुओं पर वो अप्लाई होता है। और जो 12% टैक्स होता है किन किन वस्तुओं पर 12% टैक्स लगता है, किन किन वस्तुओं पर 18% टैक्स लगता है और किन किन वस्तुओं पर हम 28% टैक्स को पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया हूँ। क्या? एक चार्ट बनाया हूँ। उस चार्ट को देखते हैं, क्योंकि मैं चार्ट में उतना ही चीज़ें लिखा हूँ जो लिमिटेड है, क्योंकि लिखूंगा तो चार्ट कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बस इतना लिखा हूँ। जैसे कि 0% जो टैक्स होता है, इसमें न्यूज़पेपर आता है, सिंदूर हो गया, नमक हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, ताजे फल इत्यादि और बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना ही लिखा हूँ। अब जैसे 5% टैक्स है, इसमें क्या होगा? चाय हो गया, कॉफी हो गया, दूध पाउडर हो गया, पिज्जा हो गया, केरोसिन हो गया, आयुर्वेदिक दवा हो गई, कोयला हो गया, अगरबत्ती हो गया, उर्वरक हो गया, जितने भी खाद्य पदार्थ हम लोग खेत में डालते हैं, यूरिया उरिया, उस पर 5% टैक्स लगता है। अब देखते हैं कि जो मोबाइल फोन हो गया, दवाई हो गया, जो अंग्रेजी दवा हम लोग खाते हैं, और छाता हो गया, सिलाई मशीन हो गया, जो नमकीन खाते हैं, नमकीन हो गया, घी हो गया, दंत पाउडर है, इस पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? तो 12% टैक्स लगता है। कितना? 12% टैक्स लगता है। अब देखते हैं जैसे कलाई घड़ी हम जो पहनते हैं, हम लोग कलाई घड़ी पहनते हैं, पंखा हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, केक हो गया, हेयर शैम्पू जो है हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी हेयर शैम्पू हो गया जो यूज़ करते हैं, कुकर हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, फर्नीचर हो गया, रेजर हो गया, इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम 18% टैक्स को पे करते हैं। अब देखते हैं जैसे सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, बाइक हो गया, वजन तौलने की जो मशीन हो गया, पान मसाला हो गया, इस पे हम कितना टैक्स पे करते हैं? तो 28% टैक्स को पे करते हैं। सबसे ज़्यादा सर टैक्स लगता है तो 18% टैक्स होता है। बहुत सी चीज़ों पे 18% टैक्स लगता है। इसमें बहुत सी सारी वस्तुएं आते हैं 18% टैक्स में, जिसमें हमारी शिक्षा भी चली जाती। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एक प्राइस लिखा रहता है। क्या लिखा है? प्राइस। और दूसरा क्या रहता है? एमआरपी, जो मार्केट प्राइस होता है। अब देखते हैं जो प्राइस लिखा रहता है, जो प्राइस लिखता है वो फैक्ट्री कॉस्ट होता है। क्या होता है? वो फैक्ट्री कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है। क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट होता है। इसको हम शॉर्ट में एफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एफसी बोलते हैं। अब जैसे फैक्ट्री कास्ट का मतलब कि अगर कोई भी कंपनी हो, अगर उसको कोई भी वस्तु उत्पादित कर रही है, उसको बना रही है, तो उसका कोई ना कोई कास्ट लगा होगा, तो वो अपनी कास्ट को रखती है। क्या अपनी कास्ट को रखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कास्ट। जैसे अभी ये मार्कर है, तो मार्कर कोई कंपनी बनाई होगी, तो जिस कंपनी में बना होगा, वो अपना मूल्य तय की होगी कि ये कितना, हमको कितना पैसे इस पे लगे, तो हमें कितना कितना रखना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन जो एमआरपी होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट तो होता है, साथ ही साथ उस पर टैक्स भी लगा होता है। क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, साथ ही साथ उस पर क्या होता है, टैक्स भी लगा होता है। जो एमआरपी होता है उस पे दोनों चीज इंक्लूड होता है, और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें मैक्सिमम 95% जो वस्तुएं भारत में हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हमको एमआरपी पे ही मिलती हैं। किस पे, एमआरपी पे ही मिलती है। जब एमआरपी पे मिलती है तो हम लोग टैक्स को पे करते हैं। क्या, हम टैक्स को पे करते हैं, और हमसे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। बता दो कि गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, ये हम लोग देख चुके। अब देखते हैं कि किसी भी वस्तु पे टैक्स को कैसे निकालें। जैसे हम ये मार्कर लिए, तो मार्कर है, तो कितना टैक्स को पे किए हैं, कितना टैक्स को पे किए हैं, आइए हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे ये आप लोग के पास एक कॉपी है, इसकी जो एमआरपी देखो, जो एमआरपी लिखी हुई है वो 60 रुपये है, कितना, 60 रुपये लिखा हुआ। अब हम देखते हैं कि इस पे हम लोग कितना टैक्स को पे कर रहे हैं। इतना चीजें आप लोग तो याद ही रहेगी। तो हम देखते हैं, जैसे जो कॉपी थी वो कितना, 60 रुपए की थी, कितना की, 60 रुपए की। तो हम लोग देखते हैं कि उस पर हम लोग कितना टैक्स को पे किए हैं। अब जैसे कोई भी पता हमको नहीं कि वो इसकी जो फैक्ट्री कास्ट है, जो उसका लागत मूल्य कितना है, हमको ये नहीं मालूम, तो उसको हम मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। और यक्स पे ही, अब देखो जो कॉपी किताब होती है, जो स्टेशनरी, उस पे कितना परसेंट टैक्स है, स्टेशनरी आइटम, उस पे कितना, 18% टैक्स है। तो किस पे टैक्स लग रहा है, उसी की लागत मूल्य पे, अर्थात उसके जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसी पे हम लोग टैक्स को पे कर रहे हैं। तो यक्स का कितना, 18%। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो 60 रुपये हो रहा है। ये फैक्ट्री कास्ट हो गई, ये कितना होगा, टैक्स हो गया। किस पे टैक्स लग रहा है, फैक्ट्री कास्ट पे ही वो टैक्स 18% लग रहा है। तो तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका क्या, एमआरपी मिल रही है, तो एमआरपी उसका कितना है, 60 रुपीज है। अब इसको हम लोग सोल्व करके पता कर लेते हैं कि हम लोग उस कॉपी पर कितना टैक्स को पे किए हैं। किसी भी चीज पे हम निकाल सकते हैं। अब ये देखो, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, तो 1 + 18% बराबर 60 रुपीज। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे हो गया यक्स, अब को 1 + 18/100 लिख सकते हैं, 18% को लिख। अब क्योंकि कोई भी चीज अगर परसेंट में 18%, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18/100% लिख सकते हैं। इसको बराबर कितना हो गया, 60 रुपीज हो गया। अभी देखो, ये गुणा होकर यह जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 अब इसको हम एलसीएम लेके दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और प्लस 18/100 को जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, कॉमन लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। जोड़ने पे 118/100 हो जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। 60 के बराबर। अब देखते हैं, जो ये इधर गुणा है उधर भाग हो जाएगा। इधर जब कोई भी चीज को हम लोग भेजेंगे, तो जब गुणा इधर भाग हो जाएगा, और जो भाग है वो गुणा हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम लोग देख सकते हैं, ये 60 रुपये हो गया। ये 100 क्या है, 100 भाग में, तो इसको क्या गुणा हम कर देंगे। आज जो 118 है वो गुणा में, तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 118। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारी जो उस बुक की जो लागत मूल्य, जो कॉपी थी, उसकी जो लागत मूल्य क्या थी, और हम लोग कितना टैक्स पे किया। अब हम काटते हैं। अब जैसे 0.848 कितना आता है, 848 आता है। अगर हम इसको भाग देंगे, भाग आप लोग भाग दीजिएगा और देख लीजिएगा, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.848। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, क्या, मल्टीप्लाई करके हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका कास्ट कितना है। मैं आप लोग को बताता हूँ, रुझे। तो 0.848 कितना गुणा करना है, 60 का। गुणा करने पे कितना आ रहा है, तो ये गुणा करने पे आ रहा है
50.56, अर्थात जो उस कॉपी का जो लागत मूल्य है, जो कॉपी का लागत मूल्य है, वो कितना है, तो जो फैक्ट्री कास्ट है 50 रुपये 56 पैसे हैं। एक्चुअल में अगर देखें 56-60 पैसे हैं, तो हमसे गवर्नमेंट ने कितना टैक्स उस पर लिया, लगभग उस पर हम सीधे सीधे मान लिया जाए तो उसमें हमसे 9 रुपये टैक्स लिया। कितना लिया? 9 रुपये टैक्स लिया। तो ऑलरेडी आप सोच सकते हैं कि हमसे वो गवर्नमेंट 9 रुपये टैक्स लिया, एक कॉपी सिंगल किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। अब जैसे एक माचिस होता है, जो माचिस होता है वो भी एक एमआरपी भी मिलता है। तो अगर आप लोग को निकालना हो कि जो माचिस है उस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है, जो शैम्पू है, जो हेयर शैम्पू है, आप लोग इस चार्ट को देख लीजिएगा कि जो हेयर शैम्पू है जो 1 रुपये का मिलता है, जो कंडीशनर हो जाए, क्लिनिक प्लस हो जाए, कोई भी कंपनी का हो, वो कितने 1 रुपये का मिलता है। आप लोग निकाल के देखिएगा कि 1 रुपये पे कितना टैक्स लगता है। आप लोग को मैं बताता हूँ कि टैक्स निकालने का सबसे आसान, ये आप लोग देख लिए होंगे कितना टैक्स निकाले, देख लिए। देखिए मतलब कि बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। खरीद रहे हैं बाइक, जैसे कोई स्कूटी है, कितना 1 लाख की है, कितने की है, जो बाइक है मान लो, हमको पता नहीं, एक मतलब कि एक आंकड़ा मान लेते हैं कि 1 लाख की है, कितने की, 1 लाख की है। अब हमको देखना है इस पे कितना परसेंट टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, कितना कितना परसेंट टैक्स लेती है, तो हम लोग कितना से गुणा करेंगे, क्योंकि जो बाइक पे है वो कितना टैक्स है, 28% टैक्स लेती है। कितना? 28% टैक्स लेती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, प्लस इसी 100 में जितना टैक्स लगता है उतना जोड़ के भाग दे देंगे। कितना? तो 100 उसमें 28% टैक्स लगता है, तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 28, तो 100 + 28 कितना हो जाएगा, 128। तो हम लोग 128 से हम लोग भाग दें। अब इन दोनों का गुणा मल्टीप्लाई करके निकाल, आप लोग देखिए कि अगर हम 100 में अगर 100 में अगर 128 से भाग देते हैं तो समथिंग आता है 781 आता है, 0.781 आता है। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसको हम। तो 1 लाख हो गया ये, गुणे 0.781। अब इसे हम लोग जब गुणा करेंगे तो 3 अंक से दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 अंक से क्या होगा, ये दशमलव हट जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 781 हो जाएगा, और 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। तो जो बाइक का रेट है, जो 1 लाख के हमको मिल रही थी, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, वो 78,100, कितना है, 78,100। और हमको गवर्नमेंट हमसे कितना लिया गया, 1 लाख रुपए लिया गया। तो हमसे कितना परसेंट टैक्स भरवाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कितना? लगभग लगभग ये कितना, लगभग 20,000 प्लस कितना टैक्स हमसे लिया गया, 20,000 प्लस। तो कि जो एक बाइक है उस पर अगर हम 1 लाख की बाइक लेते हैं तो हम गवर्नमेंट हमसे 20,000 की टैक्स लेती है। तो समझ सकते हैं कि कितना टैक्स, और भारत में कितने बाइकें हैं और कितने पर डेली डेली खरीदी जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्शन कर रही है, बहुत सारा टैक्स को कलेक्शन कर रही है। और हमारे जो पब्लिक है वो समझ ही नहीं पाते कि टैक्स हम कैसे भर रहे हैं। तो सोच सकते हो कि इतना सारा टैक्स भर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है हमारे ही पैसे लेकर, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है, टैक्स जो कलेक्शन करी है वो आम जनता का ही पैसा है। और जो आम जनता में वितरण करती है, तो जो पब्लिक है सोचती है कि गवर्नमेंट दे, अपना अपना दे रही है, गवर्नमेंट किसी का अपना दे ही नहीं रही, क्योंकि वो जनता का ही पैसा और जनता में ही वितरित कर रही है। तो आज आप लोगों को हमने टैक्स के बारे में समझा दिया कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी, जैसे पिज्जा होगा, जो पिज्जा खाते हैं, खाते हैं कि नहीं, उससे हम लोग कितना टैक्स भरते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे अब किसी कोई भी पिज्जा होगा तो उससे हम कितना से गुणा करेंगे, बस इतना तुम गुणा कर देना, 100/105 से। इसमें क्या करना, 100/112 से गुणा कर देना, कुछ नहीं करना। बस उस जो भी वस्तु कितनी की होगी, कितने परसेंट टैक्स के दायरे में आती है, तो उतना से गुणा कर देना। अब जैसे 18% टैक्स है तो 100/118 से गुणा कर देना उस वस्तु। जो 28% टैक्स है उसमें 100/128 से गुणा कर देना। जैसे कोई सीमेंट है, सीमेंट कितने की मिलती है, जो सीमेंट 400 रुपये बोरे की मिलती है कि नहीं, जो सीमेंट का निकाल के दिखाते हैं हम लोग को, क्या होती है, जो सीमेंट होती है वो कितने के, 400 रुपये बोरा आती है, कितना होती है, 400।
आप लोग हम लोग कितना गुणा करना है, सीमेंट कितने परसेंट टैक्स के दायरे में आती है, तो 28% टैक्स हमसे गवर्नमेंट लेती है सीमेंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 100/128 से बस गुणा कर देंगे। और अभी हमने आप लोगों को बताया है कि जब 100 में 128 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.781 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 400 गुणे 0.781 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो मैं आप लोगों को गुणा करके बताता हूँ, 781 से। तो कितना आ रहा है, ये गुणा करने पे आप लोग जब गुणा करके देखेंगे तो 312.40 इतना आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो गवर्नमेंट है, जो सीमेंट हम लोग खरीदते हैं उस पर कितना टैक्स हमसे ले लेती है। लगभग लगभग कितना, 85 प्लस टैक्स लेती है, लगभग 87 रुपये हमसे टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। सोचो कि एक बोरा हम लोग सीमेंट लाते हैं तो हमसे 87 रुपये टैक्स लेती है एक बोरे सीमेंट पे। आप लोग समझ सकते हैं कि जो घर की मकान की जो बनता है, ढलैया होती है, उस पर कितना बुरा बुरा लगता है। और अगर एक बोरे पे वो इतना लगभग 87 रुपये ले रही है, अगर वो 100 बोरा ले रही है, कोई अगर आदमी 100 बोरा ले जा रहा है, 87 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 8,700 रुपये हमसे टैक्स में ले रही है। कितना, 8,700 टैक्स ले रही है। अब सोचो कि इतना सीमेंट का उत्पादन, तो गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स कलेक्शन कर रही है, बहुत सारे टैक्स को कलेक्शन, मतलब कि लाखों करोड़ों में टैक्स जो है गवर्नमेंट हमसे एकत्रित करती है और उसी से वो गवर्नमेंट चलाती है। आज हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी चीज पे, कोई भी चीज हो, कैसे टैक्स को निकालते हैं। तो आप लोग, आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे कि संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूची, कि संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूची हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूची। संविधान की प्रमुख अनुसूची की बात करते हैं। तो देखो, जो संविधान की पहले जिसकी 8 ही अनुसूची थी, कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूची बढ़ के कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, तो 12 अनुसूची। तो देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, कौन सी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा है। किसमें, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है। राज्य एवं संघ राज्य, संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है, क्षेत्र की चर्चा है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है। अब चले चलते हैं कि दूसरी अनुसूची में कौन कौन सा, कौन सी दूसरी अनुसूची। हेलो, हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। इसमें वेतन की चर्चा है, सभी पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वेतन की चर्चा। इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की, इसमें वेतन की चर्चा है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा, इतना समझ लेना। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अब देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति, राज्यपाल, राज्यपाल की चर्चा। फिर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्याय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आदि। तो इसमें दूसरे में क्या है कि इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा प्रथम देख लें, द्वितीय देख लें। अब देखते हैं तृतीय में क्या है। तृतीय अनुसूची में कौन कौन से, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची देखते हैं ये तीसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में क्या है, प्रथम देख लिए, द्वितीय देख लिए, अब तृतीय देखते हैं। तो इसमें पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। इसमें पदाधिकारियों के शपथ, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सबको अधिकारी इसकी शपथ कैसे लेते हैं उसकी चर्चा की गई है। तो पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा, इसमें पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। लेकिन ना, एक बात और इसमें ख्याल करना है कि दो लोगों की चर्चा इसमें नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। यहाँ पर लिख, इसमें क्या है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, तीसरी अनुसूची। अब देखते हैं कि चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चौथे अनुसूची में क्या है। जब तुम चौथे अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा, सीटों की चर्चा। तो चौथी भी देख लिया। अब देखते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है। क्या पांचवी अनुसूची में क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। जब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से विषय की चर्चा है। तो इसमें अनुसूची जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। इसमें अनुसूचित
सूचित जाति एवं जनजाति, जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में, प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो पांचवें अनुसूची में क्या है, इसमें इस अनुसूची में जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, मतलब उनके नियम कानून को लेकर चर्चा की बात की गई है। अब देखते हैं छठवीं अनुसूची, कौन सी, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, इसमें छठवीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक विशेष दर्जा दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों की। इसमें पूर्वोत्तर 4 राज्यों के जाति एवं जनजाति, इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, जनजातियों एवं जाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य के जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो हम लोग 6 अनुसूची देख लें, 6 और देख लेते हैं तो 12 कंप्लीट हो जाता है। तो प्रथम में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र में चर्चा। दूसरे में क्या है, इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। क्या है, पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि वेतन की चर्चा। तीसरे में क्या है कि इन लोगों की शपथ की चर्चा है, शपथ कैसे लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 लोगों की शपथ की चर्चा की बात नहीं की गई है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की बात नहीं की गई है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। उसमें कितने सी उन लोगों के सीट के बारे के विषय में बताया गया है, ये चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें जितने भी जाति एवं जनजाति व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन लोगों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, उन लोगों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। लेकिन जब छठवीं अनुसूची में आओगे तो छठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर के जो जाति एवं जनजाति हैं, जाति एवं जनजाति की प्रशासन के संबंध में चर्चा है। 6 अनुसूची और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची की बात करें ना, 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में यह बात की गई है कि इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है। इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा है, शक्ति के विभाजन की चर्चा है। इसमें क्या है, शक्ति के विभाजन की चर्चा, जैसे राज्य सूची में भी कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा, अवशिष्ट सूची पे कौन कानून बनाएगा। तो इसमें इन शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। अगले मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं और कौन कौन से आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, अवशिष्ट सूची में कौन कौन से आते हैं। तो मैं
ये जो अनुसूची है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बस आप लोग इतना समझ आए कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा की गई। वही विभाजन, वही शक्ति जिसपे राज्य एवं संघ दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाते हैं, अपने अपने काम विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। कौन सी 8वीं अनुसूची देख लेते हैं? 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। इसमें राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। ऑफिशियल लैंग्वेज समझ रहे हैं, जिसमें राज्य एवं संघ अपने किसी भी कानून को लिख के वे मतलब कि अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाते हैं किस लैंग्वेज में, वो उसको हम क्या कहते हैं? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें संघ और राज्य काम करते हैं। जैसे वही देखते हैं इसमें। एक बात और, पहले पहले राजभाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी। पहले कितनी राजभाषा थी? 14। लेकिन वर्तमान में राजभाषा की संख्या 22 हो गई है। इसमें राजभाषा, न कि राज्यभाषा, राजभाषा। सुन लो, राजभाषा, राजभाषा ऑफिशियल वर्क लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा है। पहले कितनी थी? पहले राजभाषा की संख्या कितनी थी? तो 14 थे। और वर्तमान में राजभाषा की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 22 हो गई है। मैं ये सभी 22 राजभाषा आप लोगों को गिनाऊंगा कौन कौन से राजभाषा है। बस इतना समझ जाओ कि वर्तमान में राजभाषा की संख्या 22 है, पहले 14 थी, और 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बाद में चर्चा है। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची, इसमें यह संशोधन करके, यह संविधान प्रथम संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 की बात की। इसमें एक चर्चा जोड़ा गया था, भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। इसमें भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। इसमें क्या है? भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा। उन्मूलन का था समापन, खत्म करने की चर्चा है। उन्मूलन, उसी को हम एक शुद्ध रूप क्या होता है? उन्मूलन बोलते हैं। अब इसमें प्रथम संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, के द्वारा जोड़ा गया था सन 1951 में। सन 1951 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि 10वीं अनुसूची, इसमें 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है? दल बदल की चर्चा है।
जैसे कि कोई बीजेपी का पार्टी, कोई बीजेपी से जीत कर और वो दूसरे पार्टी को जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस पर दल बदल का नियम कानून लग के उसको उसके पद से खारिज कर दिया जाएगा। तो इसमें दल बदल की चर्चा है। क्या है? दल बदल की चर्चा। दल बदल की चर्चा है। तो 10वें में क्या है? दल बदल की चर्चा है। ये इसमें 52 संशोधन, क्या होता है? 52वां संशोधन संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। किन सा? 52 संशोधन हो सकते हैं। 52 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अब देखते हैं कि 11वीं अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायत की चर्चा है। इस अनुसूची में पंचायत की चर्चा की बात की गई। इसमें पंचायत की चर्चा की गई है। कौन सा संविधान संशोधन के दौरान? 73वां संविधान संशोधन। इतना 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हम लोग जोड़े थे। अब लोग देखते हैं लास्ट अनुसूची और अंतिम अनुसूची। 12वीं अनुसूची। जब बात करते हैं 12वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की न, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। कौन था? 74वां संविधान संशोधन। तो कौन? 73वां या 74वां? तो हम लोग देखते हैं सभी संविधान की प्रमुख अनुसूचियों, जितने 12वीं अनुसूची थी, 12 को हम लोग देख लिए। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में। जब बात करते हैं प्रथम अनुसूची, तो इसमें संघ राज्य एवं राज्य के क्षेत्र की चर्चा। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति एवं मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। जब हम तीसरी अनुसूची पे आते हैं, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें सभी पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। जितने भी पदाधिकारी होते हैं अपने पद को ग्रहण करते हैं, उसके पहले शपथ दिलाया जाता है, उसी शपथ की चर्चा की गई है। 2 लोगों को छोड़कर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। चौथी में क्या है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। 5वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। 6वीं अनुसूची एक विशेष अनुसूची जो पूर्वोत्तर राज्य को दिया गया है, कि इसमें जितने भी पूर्वोत्तर राज्य, जैसे असम, त्रिपुरा 4 राज्य, इसमें त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के जाति एवं जनजाति के विषय में चर्चा है, कि प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अब 7वीं अनुसूची में आते हैं, तो इसमें शक्ति का विभाजन, जैसे समवर्ती सूची हो गया, अवशिष्ट सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, इस पे कानून कौन बनाएगा, इसमें कितने विषय आते हैं, इन लोगों को मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। अब 8वीं अनुसूची में क्या आता है? इसमें राजभाषा की चर्चा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें कि अपना जो राज्य है और संघ है, इसमें किस भाषा में काम करती है, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। तो इसमें राजभाषा की चर्चा है। तो पहले कितने थे? 8 थे, और पहले कितनी? 14 भाषा थे, वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 भाषा हो गई। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में है कि
इसमें भूमि एवं जमींदारी को समाप्त किया गया, खत्म कर दिया गया, अर्थात भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई। अब आते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा, अर्थात अब जब आते हैं 12वीं अनुसूची में, तो इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। अगली क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा कि संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन में 100 से अधिक संशोधन कर दिए गए हैं, 100 से अधिक संशोधन कर दिए गए हैं। तो मैं जब संविधान संशोधन की क्लास लूंगा तो उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए देखते हैं विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल है, कौन कौन से मरुस्थल है, हम लोग देखते हैं और समझते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ मरुस्थल हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका से। तो पहला क्या है, आप लोग बताते चलिएगा कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, उसके बाद मैं तो बताऊंगा। मुजाओ तथा एरिजोना जो है, ये मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये कहाँ से, अमेरिका में है। कहाँ पर है, यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में। तो मोजाओ तथा एरिजोना जो मरुस्थल है वो यूएसए में है। अब देखते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल, कौन सा, पेंटागोनिया का मरुस्थल पेंटागोना का मरुस्थल कहाँ पर है, तो कौन सा, कहाँ पर है, अर्जेंटीना। आपको अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो क्या हो, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना। अब देखिए आटाकामा का मरुस्थल, कौन सा, आटाकामा का मरुस्थल, आटा अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चिली में। ये भी जो है दक्षिणी अमेरिका का एक पश्चिमी कंट्री है। तो कौन सा ये, चिली, चिली। तो अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर है, चिली में। अब देखते हैं अरब मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल कहाँ पर है, तो अरब मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप पे है। कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप पर, अरब प्रायद्वीप। अरब मरुस्थल कहाँ पर है, तो अरब प्रायद्वीप पर है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का, अरब का। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर, अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं देख लेते हैं। जैसे हो गया सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में, अर्थात अफ्रीका के ऊपरा में कहाँ है मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है, तो वह है सहारा का मरुस्थल, अफ्रीका के उत्तरी भाग, अफ्रीका के उत्तरी भाग में कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल। ये भी कभी कभी पूछता है कि कितने देशों में है, तो अफ्रीका का जो ये सहारा मरुस्थल है 11 देशों में फैला हुआ है। कितने स्क्वायर में है, तो 9 मिलियन स्क्वायर वर्ग स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कितने, जैसे हो गया मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया। इन देशों में कौन सा सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कालाहारी का मरुस्थल,
कालाहारी का मरुस्थल। जो कालाहारी का मरुस्थल है वो कहाँ पर है? जो कालाहारी का मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका का एक जो स्टेट है उससे सटा हुआ है, कौन सा है? बोत्सवाना एक कंट्री है वो, तो वहां पर है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में। तो कौन सा है? कालाहारी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो बोत्सवाना में। अब चलिए देख लेते हैं। अफ्रीका में हो गया, अरब प्रायद्वीप पर हो गया, उत्तरी अमेरिका में हो गया, दक्षिणी अमेरिका में हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं एशिया में। थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये तो भारत में है और पाकिस्तान में। एक भारत में, एक पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में, लेकिन खच्चर सारे पाकिस्तान में इतना खचरा है कि जो थार का मरुस्थल है वहां पर लोग चोलिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चोलिस्तान। इस ससुरा को ऐसा ऐसा नाम रखते हैं ना, कौन सा है? चोलिस्तान। चोलिस्तान देख रहे हो ना, चोलिस्तान। आप लोग देख लेते हैं थार का मरुस्थल देख लिए। अब देख रहे हैं टकला मकान। कौन सा? टकला मकान। टकला टकला मकान का मरुस्थल। जो टकला मकान का मरुस्थल है ये कहाँ पर है? तो जो टकला मकान का मरुस्थल है ये कहाँ पर? चीन में है। कहाँ पर है? ये चीन में है। चीन में है। टकला मकान हो गया। अब देखते हैं गोभी का मरुस्थल कहाँ पर। कौन सा? गोभी का मरुस्थल। गोभी का मरुस्थल। जो गोभी का मरुस्थल है कहाँ पर है? तो जो गोभी का मरुस्थल है चीन है। चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया। चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे ही क्या, कौन सा देश है? गोभी का मरुस्थल। चीन और मंगोलिया। चीन में और मंगोलिया में। जैसे थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर साझा करता, मतलब वहीं पर है। उसी तरह गोभी का मरुस्थल भी है चीन और मंगोलिया में। अब देखते हैं सैंडी मरुस्थल। कौन सा? सैंडी का मरुस्थल। जो सैंडी का मरुस्थल है ये कहाँ पर है? तो सैंडी का मरुस्थल कहाँ पर है? ये तो तीन ठे एशिया में देख लिए आप। ये दो देख लिए कहाँ पर? अफ्रीका में देख लिए। ये कहाँ पर देख लिए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। अरब प्रायद्वीप देख लिए। अब लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन। गिब्सन का मरुस्थल। तो ये गिब्सन का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। एक और रह गया ऑस्ट्रेलिया में। कौन मरुस्थल? कौन सा मरुस्थल आपको बता सकते हैं? तो वह है विक्टोरिया का मरुस्थल। कौन सा? विक्टोरिया का मरुस्थल। विक्टोरिया का मरुस्थल। तो कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो विक्टोरिया का मरुस्थल कहाँ पर है? तो कितने में आप लोग देख ही लिए। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। इसके देखो रटना नहीं है। जब तुम लोग कोई भी चीज रटना स्टार्ट कर देते हो तो वह मतलब वो रटाता नहीं है। रटा तो उस समय जाए तुरंत तो हम रट लेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो रट लेंगे। क्योंकि रटी हुई चीज वो भूल जाएगी, बहुत आसानी से आप लोग भूलेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को परेशानी होगी कि इतना मेहनत से सरवा याद कहीं नहीं है, भुला गए नहीं, अब किसका आगे। तो उससे वजह से रटने से बढ़िया क्या है, इसको रटा मत करो।
अब जैसे मैं एक भी रटा नहीं हूँ, अब मुझे देखना है मोजाओ, मैं इसको फील करता हूँ। मोजाओ का मरुस्थल, मोजाओ तथा एरिज़ोना कहाँ पर है? यूएसए में। अच्छा यूएसए वहाँ पर है तो यूएसए में। अब देखते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल, जैसे अब मोजाओ तथा एरिज़ोना का मरुस्थल कहाँ पर है? तो यूएसए में। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। अब आ जाएंगे तुम्हारा अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर है? तो चिली में। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। आ जाएंगे अरब का मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर। इसके बाद सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में 11 देशों में फैला 9 मिलियन वर्ग स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल में। इसके बाद आएंगे बोत्सवाना कालाहारी का मरुस्थल। तो कालाहारी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो बोत्सवाना में, जो कि दक्षिणी अफ्रीका से अटैच कंट्री है, सबसे दक्षिण में है। तो कौन सा सबसे दक्षिण में कौन सा है? कालाहारी का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल कहाँ पर देख लेंगे? तो भारत और पाकिस्तान के सटा हुआ है। और ये जो पाकिस्तान बोलते हैं ससुरा, एक उनका बोलते हैं, इसको चोलिस्तान बोलते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा टकला मकान, जो टकला मकान है वो चीन में है। और इसके बाद गोभी का मरुस्थल, इसको फील करते जाओ कि कौन कौन सा देश कहाँ पर है। जब फील करोगे उस चीज को, तब आप लोग को रियलाइज होगा और शायद आप लोग भूल नहीं पाएंगे। अब बोलेंगे गोभी का मरुस्थल, तो गोभी का मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है, मतलब सटा हुआ दोनों कंट्री है, वहीं पर कौन सा है? गोभी का मरुस्थल। अब देख लेते हैं सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों तीनों जितने मरुस्थल हैं, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो कितने आसानी से आप लोग समझ चुके। आप लोग रटने, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे पूरे लिख लेंगे, खूब बढ़िया बाकायदे से लिख लेंगे, और जहाँ पढ़ते हैं चिपका देते हैं। जा अब क्या होता है, चिपका लेते हैं तो उन लोगों को यार हमेशा वो जहाँ पढ़ते हैं वहां पर साफ हो जाता है, वहां पर मार एकदम पोथी पतरा चिपका देते हो, जैसे लगता है कि अब याद ही हो। इसको दिमाग में रखो यार, समझना रह ही जाएगा, वो याद नहीं हो पाता है। इससे सबसे बढ़िया है कि वो दिमाग में फिट कर लिया करो, दिमाग में फिट रहेगा। एक आध बार देख लिया करो, आया करो, एक नजर देख लिया करो, एक नजर इसको देख लिया करो। सही बताओ, आज खाना खाते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आज सुबह खाना खा लें हम लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खाना ही खाएंगे। खाना खाना पड़ेगा कि नहीं उसको जीने के लिए। और उसी तरह है, अगर इसको नहीं भूलना है तो हमको सुबह शाम एक बार देखना है। देखने में क्या जाता है, और 100% 2-4 हफ्ता देखिए, एक आध हफ्ता देख लिए ना, बस इसको देखना है, 100% आपको याद हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो गुरुकुल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो शेयर करना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।